हेलो एवरीवन। तो आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 26 अक्टूबर 2025 मंडे। इसमें जो डेली न्यूज़ एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर की जाती हैं वो पॉलिटी IR है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट की न्यूज़ को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, कल वाला। मुगलकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासन ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है सी, बहादुर शाह। अब हम देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो है इंडियन नेशन के बारे में। इंडियन नेशन टाइक्स मेकिंग स्टडी प्रोग्राम PM देखते हैं। भारत आसियान संबंध स्थिर प्रगति की ओर है। परिचय की बात करें तो हाल ही में लाओस की राजधानी वियंटियाने में आयोजित 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान संबंधों को स्थिर प्रगति की दिशा में बढ़ते हुए बताया। उन्होंने कहा है कि वर्तमान शताब्दी भारत और आसियान की है, जो वैश्विक जनसंख्या का 1/4 हिस्सा प्रतिनिधित्व करती है। यह बयान न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती को रेखांकित करता है, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए करने की एक दिशा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा पृष्ठभूमि की बात करें इस खबर के, तो भारत आसियान संबंधों का एक ऐतिहासिक संदर्भ भारत और आसियान यानी कि जिसको कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है, इसके अंतर्गत 10 देश आते हैं, जिसमें कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। और इनके संबंध जो हैं, यानी कि इन सारे जो 10 देशों के जो संबंध हैं वो 1991 में औपचारिक रूप से शुरू हुए थे, जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी। और 2014 में इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तित कर दिया गया था, जो कि निष्क्रिय अवलोकन से सक्रिय सगाई की ओर इशारा करता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो एशियान देश हैं, यानी कि इसको मानचित्र में देखें तो ये है म्यांमार, ये थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि 10 देश आसियान के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इन सब देशों की जो संधि है वो आसियान कहलाती है। मील का पत्थर ये साबित हुई है। 2012 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा, 2022 में 30 वर्षों की साझेदारी का उत्सव मनाया गया है। और 2025 में 21वें शिखर सम्मेलन में व्यापार लक्ष्य को $200 बिलियन तक बढ़ाने का संकल्प भी लिया गया है। इसके अलावा रणनीतिक महत्व की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता के बीच भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति, यानी कि जो क्वाड के साथ है, आसियान को केंद्रीय बनाती है। और अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भारत की पड़ोसी प्राथमिकता और सागर, यानी कि सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन पहले से जुड़ता है, यानी कि पहल से जुड़ता है ये। इसके अलावा समाचार के प्रमुख बिंदु, जिसमें कि वियंटियाने शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें कही गई हैं, उसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत आसियान संबंधों को समावेशी और लचीला बताया है, और प्रमुख घोषणाएं और बयान निम्नलिखित उसके अंतर्गत दिए गए हैं। सबसे पहले हम वैश्विक प्रासंगिकता से देखते हैं। PM ने कहा है कि भारत और आसियान मिलकर वैश्विक आबादी का 25% हिस्सा है, और इस शताब्दी को हमारी साझा दृष्टि की आकार देगा और ये ग्लोबल साउथ की अवधारणा को मजबूत करता है, जहाँ भारत विकासशील देशों का नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा में गहराई की बात करें तो समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने की घोषणा की गई, और इसमें संयुक्त गश्त, आपदा प्रबंधन और समुद्री सीमा सुरक्षा शामिल है। और ये भारत की इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, यानी कि IOR और ARC और आसियान के साथ तालमेल बिठाता है। इसके अलावा आर्थिक और डिजिटल सहयोग की बात करें तो 2026 में डिजिटल समावेशन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर काम करने का वादा किया गया है। और भारत ने एशियन के साथ व्यापक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एशियन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत किया है, जिसमें कि शिक्षा, पर्यटन और MSME, जिसमें कि MSME के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आते हैं, इन पर फोकस किया गया है।
इसके अलावा क्षेत्रीयकरण की बात करें तो आसियान के साथ भारत की साझेदारी को समावेशी बताया गया और इसमें लाओस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते शामिल हैं। उदाहरण के लिए देखें तो लाओस के साथ जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और मलेशिया के साथ रक्षा सहयोग इसके अंतर्गत शामिल है। अन्य संदर्भ में देखें तो समाचार में यूएस के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख एक अलग कॉलम में है जो भारत यूएस संबंधों पर केंद्रित है, लेकिन आसियान संबंध में इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF से जुड़ता है। इसके अलावा रणनीतिक महत्व की बात करें तो सुरक्षा आयाम में दक्षिण चीन सागर विवाद में आसियान की एकजुटता भारत के लिए महत्वपूर्ण थी, यानी कि ये महत्वपूर्ण है। भारत ने आसियान आउटरीच के तहत रक्षा संवाद बढ़ाए हैं। इसके अलावा आर्थिक आयाम देखें हम तो 2023 में द्विपक्षीय व्यापार $120 बिलियन से अधिक था और भारत ने RCEP जिसके अंतर्गत जिसको कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, इससे बाहर रहते हुए भी आसियान के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मजबूत किया। इसके अलावा चुनौतियों की बात करें तो म्यांमार संकट देखने को मिला और दक्षिण चीन सागर में तनाव जो है वो बढ़ा हुआ है। भारत को नॉन अलाइनमेंट 2.0 के तहत संतुलन बनाना होगा, यानी कि ये चुनौतियां हैं और इसके लिए संतुलन बनाना ज़रूरी है। वैश्विक संदर्भ की बात करें तो G20 और ब्रिक्स इनके साथ तालमेल बनाए रखना है और यह वासुदेव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा को मजबूत करता है। यानी कि अगर हम G20 और ब्रिक्स जो हैं जिसके अंतर्गत काफ़ी सारे देश आते हैं, तो अगर भारत इनके साथ अपना तालमेल बनाए रखता है तो ये एक भारत को एक काफ़ी मजबूती देगा और वैश्विक कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको पूरा करेगा। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो व्यापार समझौते की समीक्षा और आर्थिक एकीकरण में प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान भारत व्यापार वस्तुओं समझौते ITIGA एशियन इंडिया ट्रेड एंड गुड्स एग्रीमेंट की जल्द समीक्षा की वकालत की है ताकि यह अधिक संतुलित और पारस्परिक लाभकारी बने। 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार $131 बिलियन तक पहुंचा, लेकिन व्यापार घाटा भी देखने को मिला है। भारत का पक्ष एक चुनौती है। अपेक्षित परिणाम की बात करें तो कर रियायतों को बनाए रखते हुए बेहतर सुरक्षा उपाय और पारस्परिकता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई की बात करते हैं। PM ने आतंकवाद को साझा खतरा बताते हुए आसियान के साथ संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया है, जिसमें खुफिया साझा, साइबर सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद रोकथाम शामिल है। भारत ने अपनी नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 का जिक्र किया, जो कि आसियान के साथ तालमेल बिठा सकता है। आपदा प्रबंधन और संकट सहयोग की बात करें तो मोदी ने कहा कि भारत ने हर संकट जैसे कि कोविड-19 और चक्रवात में आसियान के साथ खड़ा रहा है और नई पहल में संयुक्त आपदा प्रबंधन केंद्र स्थापित किया है, जिसमें कि IMCT यानी इंडियन ओशियन रीजन मैरीटाइम कोऑपरेशन शामिल है। उदाहरण के लिए 2024 में थाईलैंड बाढ़ में भारत की सहायता की गई थी। इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर EAS और इंडो पैसिफिक स्थिरता की बात करते हैं तो शिखर के समानांतर EAS में PM ने इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर चर्चा की और प्रमुख मुद्दे इसमें के अंतर्गत लाए गए, जिसमें कि दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में और आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलेपन के बारे में इसके अंतर्गत चर्चा की गई। भारत ने क्वाड, भारत, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आते हैं, इसके साथ आसियान को जोड़ने का संकेत दिया है। यानी कि जो पहले क्वाड जिसके अंतर्गत भारत आता है, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है, तो भारत ने अब ये कहा है कि अब आसियान को भी इसके साथ ही जोड़ लेना चाहिए, यानी कि इसका संकेत दिया है, उनका ऐसा मानना है। सांस्कृतिक और डिजिटल पुल की बात करें तो अन्य बिंदुओं में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिला है। नागार्जुनकोंडा जैसे स्थलों पर सहयोग और डिजिटल समावेशन 2006 तक का इसमें किया गया और भारत ने UPI को आसियान में विस्तार पर प्रस्ताव भी दिया है। इसके अलावा चुनौतियों और भविष्य की दृष्टि की बात करें तो चुनौतियों में म्यांमार संकट से प्रभावित सहयोग व्यापार असंतुलन होगा, यानी कि जो म्यांमार संकट से प्रभावित होकर जो सहयोग व्यापार असंतुलन है वो बढ़ेगा। इसके लिए भविष्य में क्या किया जाना चाहिए? 2026 में व्यापार लक्ष्य $200 बिलियन और EAS के माध्यम से G20 जैसे वैश्विक एजेंडे पर फोकस किया जाए।
इसके अलावा निष्कर्ष की बात करते हैं तो 21वें भारतीय आसियान शिखर सम्मेलन 27 अक्टूबर 2025 कुआलालंपुर ने भारत आसियान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में समावेशी वैश्विक नेतृत्व की ओर मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सम्मेलन समुद्री सुरक्षा, डिजिटल समावेशन, लचीली आपूर्ति श्रृंखला और आतंकवाद रोधी केंद्रों सहयोग पर केंद्रित रहा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को 2006 तक $200 बिलियन का लक्ष्य मिला है। यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सफल विस्तार है, जो इंडो पैसिफिक में चीन की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को ग्लोबल साउथ का प्रतीक बनाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं दूसरी खबर के बारे में, जो भारत नेपाल आर्थिक संबंध के बारे में, यानी कि इसके अंतर्गत घड़ी को पीछे धकेलने की चुनौती या फिर प्रक्रिया के बारे में बातचीत की गई है। पहले देखते हैं परिचय के बारे में। भारत नेपाल संबंधों का आर्थिक आयाम। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता हमेशा से मजबूत रही है। 1950 की शांति और मैत्री संधि के तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में स्वतंत्र आवागमन और कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि नेपाल और भारत के जो नागरिक हैं वो एक दूसरे के देश में आ जा सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। आर्थिक रूप से भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और जो नेपाल को कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 65% हिस्सा संभालता है। अब हम देखते हैं समाचार के सारांश और आरबीआई की क्रांतिकारी कदम के बारे में। 1 अक्टूबर 2025 को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भारतीय रुपया INR के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए 3 प्रमुख उपायों की घोषणा की है, जो विशेष रूप से नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों पर केंद्रित है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर लोनिंग है, अधिकृत डीलर एडी बैंक अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका में गैर निवासियों को INR में ऋण दे सकेंगे, जो सीमा पार लेन देन के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा जो स्पेशल रुपया वस्तु अकाउंट की बात करें तो विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में INR में खाता खोलकर कॉरपोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर में निवेश कर सकेंगे। पहले केवल सरकारी सिक्योरिटीज़ तक ये सीमित था। रेफरेंस रेट की बात करें तो भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के लिए पारदर्शी संदर्भ दर स्थापित की गई, जो INR आधारित लेन देन को सुगम बनाएगी। यह कदम नेपाल के व्यवसायों को कार्यशील पूंजी की कमी से निपटने में मदद करेंगे, खासकर भारत के साथ व्यापार में लेखकों। पूर्व भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी और नीति विशेषज्ञ अतुल के ठाकुर के अनुसार ये उपाय भारत नेपाल आर्थिक संबंधों को पीछे लपेट कर नई गति प्रदान करेंगे। विस्तृत विश्लेषण में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और चुनौती और प्रभाव की बात करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मुद्रा पैग में नेपाल का जो रुपया है NPR भारतीय रुपये से 1.16 के अनुपात में पैक्ड है, जो NPR को डॉलर जैसी हार्ड करेंसी के खिलाफ अवमूल्यन से बचाता है और ये स्थिरता का आधार है। लेकिन जो संस्थागत ऋण सुधारों की मांग इसके अंतर्गत बढ़ रही है। व्यापार वृद्धि की बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और नेपाल के 67% निर्यात भारत जाते हैं। भारत के निर्यात नेपाल को $8 बिलियन खाद्य तेल, कॉफ़ी, चाय, जूट आदि इसके अंतर्गत हैं, यानी कि इनका जो है निर्यात किया जाता है, जबकि नेपाल के निर्यात $1 बिलियन का है। यानी कि 2024 से भारत के लिए नेपाल 28वें से 17वें सबसे बड़े निर्यात बाज़ार में से उभरा है। यानी कि जो नेपाल का जो निर्यात है वो भारत के निर्यात नेपाल को जो है वो $8 बिलियन का है, और जबकि जो नेपाल का जो निर्यात है, नेपाल से जो चीज़ें निर्यात होती हैं वो $1 बिलियन की हैं। इसके अलावा निवेश की बात करें तो भारतीय कंपनियां नेपाल के FDI का 33% है, जिसमें कि $670 मिलियन का प्रदान करती है। हालांकि जो कोविड-19 के बाद की वसूली से प्रेषण पर निर्भरता बढ़ी है, जो नेपाल की अर्थव्यवस्था का 25 से 30% हिस्सा है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और BBIN पहल से जुड़ता है, जो क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसके अलावा वर्तमान चुनौतियों की बात करें तो कोविड के बाद की मंदी में नेपाल की औद्योगिक वृद्धि रुकी हुई है। नेपाली बैंक व्यवसायों को ऋण देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि जो प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा नियंत्रित सख्त ऋण नीतियां हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं, बाधाएं और कम घरेलू मांग ने छोटे बड़े व्यवसायों को प्रभावित किया है। राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो उच्च बेरोजगारी युवाओं में 20% से अधिक है। उसने हालिया राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया है और नेपाल का चालू खाता घाटा CAD जो है वो बढ़ा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बना हुआ है। डॉलर निर्भरता की बात करें तो व्यापार में डॉलर का प्रभुत्व नेपाल को विनिमय दर उतार चढ़ाव से प्रभावित करता है। अमेरिका द्वारा नेपाल पर मात्र 10% टैरिफ लगाने से INR व्यापार और आकर्षक हो गया है।
इसके अलावा लाभ और प्रभाव की बात करें तो व्यापार दक्षता में INR आधारित व्यापार से नेपाल डॉलर निर्भरता कम कर सकेगा और विदेशी मुद्रा दबाव जो है वो घट जाएगा। नेपाली व्यवसाय भारतीय सामान आयात पर मूल्य संवर्धन कर सकेंगे और उद्यम जो संयुक्त उद्यम है वो बढ़ेंगे। अब मल्टीप्लायर प्रभाव की बात करें तो नेपाल राष्ट्रीय बैंक NRB और RBI दिशा निर्देशों से जोड़ना पड़ेगा जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, संप्रभु गारंटी और देश जोखिम रेटिंग पर व्यापक परामर्श को जन्म देगा। इसके अलावा रणनीतिक महत्व की बात करें तो भारत के लिए पड़ोसी देशों में INR के उपयोग को बढ़ावा देगा जो रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में कदम है। नेपाल के लिए बेरोजगारी कम करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण का अवसर है। अब हम देखते हैं इस खबर को एग्ज़ाम की दृष्टि से जो GS पेपर 2 है यानी कि UPSC IAS के उसमें देखें तो GS पेपर तो जो 2 है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भारत नेपाल रिश्ते जो है वो ये सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक प्रभाव और आर्थिक कूटनीति व्यापार से दोस्ती के अच्छे उदाहरण है। और 2015 में नेपाल बॉर्डर ब्लॉकेज नाकाबंदी से रिश्ते ख़राब हुए थे, लेकिन अब RBI के नए कदम INR लोन आदि विश्वास जो है वो वापस लाने का संकेत दिखाता है। तुलना की बात करें तो भारत नेपाल ज़्यादा आर्थिक निर्भरता और सांस्कृतिक बंधन बनाम भारत मालदीव चीन का दखल और सैन्य समुद्री सुरक्षा पर फोकस है। यानी कि जो भारत और नेपाल के जो संबंध है वो आर्थिक निर्भरता इन पर ज़्यादा है और सांस्कृतिक बंधन बने हुए हैं भारत और नेपाल के। वहीं अगर हम भारत मालदीव के संबंधों की बात करें तो इसके अंतर्गत चीन का दखल है और सैन्य समुद्री सुरक्षा पर इसमें फोकस किया गया है। नेपाल में आर्थिक मदद ज़्यादा है और मालदीव में रणनीतिक चिंता है। अब हम इस खबर को अर्थव्यवस्था ने GS पेपर 3 से अगर हम जोड़कर देखें तो जो मुख्य मुद्दे होंगे इसमें INR को वैश्विक बनाना इसका मुख्य मुद्दा है और जिसको कि यानी कि INR को जब वैश्विक बनाया जाएगा जिसको कि अंतर्राष्ट्रीयकरण कहते हैं और विदेशी निवेश EDI से बढ़ाना होगा और प्रेषण नेपाल से भारत आने वाले जो पैसा है उस पर असर होगा। ये नेपाल को डॉलर से छुटकारा देकर व्यापार आसान करेंगे। और अगर हम केस स्टडीज़ की बात करें तो जो भारत का नेपाल से 7 अरब डॉलर का जो व्यापार है वो घटा है, यानी कि हम नेपाल से ज़्यादा खरीदते हैं, यानी कि हमारा जो आयात है वो ज़्यादा है जबकि निर्यात कम है। इसे कम करने के लिए INR व्यापार बढ़ाओ, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दो और संयुक्त प्रोजेक्ट से बैलेंस करो। ये सारे जो काम अगर करते हैं तो जो ये बैलेंस है वो किया जा सकता है। निष्कर्ष की बात करें तो इसमें एक नई शुरुआत की ओर है ये ये जो खबर है वो एक नई शुरुआत की ओर है। RBI के ये उपाय भारत नेपाल आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित करने का माध्यम बन सकते हैं, बशर्ते NRB RBI के साथ समन्वय स्थापित करें। नेपाल के लिए यह डॉलर उतार चढ़ाव से मुक्ति और विकास का मार्ग है, जबकि भारत के लिए क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत होगा और सफलता तभी संभव है जब दोनों देश लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करें और अर्थात संरचनात्मक जो कमियां हैं उनको दूर कर पारस्परिक वृद्धि पर फोकस करें। अब हम देख लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था? ये 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।